everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज 27 ऑफ अक्टूबर 2022। देखते हैं आज के द हिंदू में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें देखने को मिले। पर उससे पहले आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सक्सेस ओनली कम्स टू दोज हु डेयर टू अटेम्प्ट। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, अगर आप आगे एक फर्दर स्टेप ही नहीं लेंगे तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। तो बी डेयरिंग एंड हमेशा तैयार रहें आगे बढ़ने के लिए, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के लिए, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। केबीआई बाय स्टडी है इसका क्वेश्चन। इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन। यहाँ पर ऑप्शन है, आपको बताना है क्या रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं हो पाते। ए है सी सरफेस टेम्परेचर आर लो, बी है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन सेल्डम अकर्स, सी है कोरियोलिस फोर्स इज वेरी वीक एंड डी है एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन। आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। कल हमने साइक्लोन से रिलेटेड एक आर्टिकल भी कवर किया था जहां पर बे ऑफ बंगाल की साइड जो एक आर्टिकल हमें देखने को मिला था कि जो साइक्लोन आया है, ठीक है, उसने कहाँ हिट किया है, बांग्लादेश में हिट किया है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर एक और ये एक है, ठीक है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का डेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है 27 ऑफ अक्टूबर, क्योंकि द हिंदू से हमें पता चला कि मुगल एम्परर जलालुद्दीन अकबर पास्ड अवे ऑन दिस पर्टिकुलर डेट इन 1605। अब देखिए जब हम अकबर की बात करते हैं तो वो बहुत बड़े एक रूलर थे, ठीक है, बहुत बड़े एक एम्परर थे। उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अभी क्योंकि इनके रिगार्डिंग हमें छोटा सा जिक्र देखने को मिला है तो इसको हम देख लेते हैं। दो द हिंदू में इससे रिलेटेड आर्टिकल नहीं आया है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अकबर के बारे में जानना। अब देखिए जब हम अकबर की बात करते हैं, ही वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड जब वो बेसिकली सत्ता में आ गए थे एट द टाइम व्हेन हिज फादर हुमायूं डाइड। एंड उसके बाद ही केम टू द थ्रोन एंड उसके बाद ही बेसिकली स्टार्टेड सीइंग कि कैसे चलता है, कैसे राजपाट चलता है, सारी चीज़ें। बट हिज ट्यूटर वॉज बेसिकली देयर फॉर हिम, बैरम खान, ठीक है, उन्होंने उनकी बहुत हेल्प करी एंड 1556 से 1560 तक उनकी मदद करी कि कैसे उनको एम्पायर को संभालना है, कैसे चीज़ों को देखना है, ठीक है, सब कुछ उनको सिखाया। एज अ कॉन्करर अगर हम अकबर की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया का मेजर पार्ट उनके राज में था। एंड द फर्स्ट 4 years ऑफ अकबर रूल सॉ द एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम काबुल टू जौनपुर इंक्लूडिंग ग्वालियर एंड अजमेर अंडर हिज रीजेंट बैरम खान, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, बैरम खान के बाद ये सोलली कहीं ना कहीं आगे आए। एंड अगर हम इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स में आता है डिफीट ऑफ हेमू एंड ऑल्सो अफगान फोर्सेस का डिफीट इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। उसके बाद देखिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राणा प्रताप सिंह सीवियरली डिफीट हो गए थे बाय द मुगल आर्मी लेड बाय मान सिंह इन 1576, ठीक है। एंड फॉलोइंग द डिफीट ऑफ मेवाड़ मोस्ट ऑफ द लीडिंग राजपूत रूलर ने एक्सेप्ट कर लिया था अकबर का एक तरीके से डोमिनेशन, या फिर उनके अंडर कहीं ना कहीं वो आ गए थे। उसके बाद देखो अकबर की अगर हम बात करते हैं, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि अकबर ने अबॉलिश कर दिया था पिलग्रिम जो टैक्स लगता था, या फिर जिसको जिजिया कहते हैं या रिलीजियस टैक्स जिसको कहते हैं, उसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया था। 1575 के अंदर इन्होंने ऑर्डर किया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना, कि इबादत खाना को बनाएंगे या हाउस ऑफ वर्शिप को बनाएंगे, कहाँ पर, एट द न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी। उसके बाद देखिए अकबर की अगर हम बात करते हैं तो आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि ही वॉज वेरी टॉलरेंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर रिलीजन्स एंड वो न्यू न्यू जो स्कॉलर्स थे उनको इनवाइट करते थे फ्रॉम ऑल द रिलीजन, चाहे वो हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, जोरास्ट्रिज्म है, ठीक है, सबको वो कहीं ना कहीं बुलाते थे। एंड 1582 के अंदर ही प्रोमलगेटेड अ न्यू रिलीजन जिसका नाम था दीन इलाही, या जिसको डिवाइन फेथ कहते हैं। अब दीन इलाही के अंदर उन्होंने सारे और सब रिलीजन का जो भी बेस्ट से बेस्ट चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने इनकॉपरेट करने की कोशिश करी। एंड ही बिलीव्ड इन वन गॉड एंड इट कंटेन्ड ऑल द गुड पॉइंट्स फ्रॉम ऑल द रिलीजन, ठीक है। जैसे कि हिंदुइज्म में जैसे कहते हैं ना, जैसे पूजा पाठ होती है, ठीक है, जो अग्नि का बेसिकली काम होता है, ठीक है, वैसे ही इन्होंने कहीं ना कहीं उसमें से चीज़ें देखी है ना, तो अलग अलग रिलीजन से अलग अलग बातों को इन्होंने सीखा। He promulgated a philosophy of
सुलह कुल, ठीक है, सुलह कुल का क्या मतलब है, पीस फॉर ऑल। 1582 के अंदर ही डिसकंटिन्यूड द डिबेट इन द इबादत खाना एज इट लेड टू द बिटरनेस अमंग डिफरेंट रिलीजन। तो ये उसको छोड़कर आ गए, ये कहते हुए कि रिलीजन के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, पीस बनी रहनी चाहिए। अब देखिए बदौनी, ये नाम आपको याद रखना है। बदौनी एक कंटेम्प्रेरी ऑथर है एंड ही वॉज बेसिकली अ वेरी बिटर क्रिटिक ऑफ अकबर्स रिलीजियस एक्सपेरिमेंट। दो बहुत कम ही ऐसे लोग मिलते हैं जो कि अकबर की जो रिलीजियस एस्पेक्ट था उसको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी टॉलरेंट दैट टाइम। बट ये एक बिटर एक तरीके से क्रिटिक है इनके अकबर के। एंड शेख मुबारक वॉज द रिलीजियस गुरु ऑफ अकबर एंड अकबर की जो न्यू रिलीजियस पॉलिसी है इट वॉज ड्राफ्टेड बाय अबुल फैजी। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अबाउट अकबर जिसको हमने कवर कर लिया, क्योंकि द हिंदू में क्विज के सेक्शन में थोड़ा सा हमें एक जिक्र देखने को मिला था कि ये डेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्टूबर 27 1605 को मुगल एम्परर जलालुद्दीन अकबर पास हुए। ठीक है, तो इसलिए हमने इनके बारे में डिस्कशन में ले लिया। चलिए पेज नंबर 1 पर देखते हैं, डिमांड फॉर इमेजेस ऑफ हिंदू गॉड ऑन करेंसी नोट्स स्पार्क वॉर ऑफ वर्ड्स। अब देखिए दिल्ली के जो सीएम हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये चीज कही है, अपील करी है कि क्या करो, जो नोट हैं एक तरफ अगर गांधी जी की फोटो है उसे लगे रहने, जो गांधी जी का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश के प्रति, पर एक तरफ को क्या करो आप हिंदू डाइटीज को लेकर आओ, ठीक है, एंड लक्ष्मी भगवान को कहीं ना कहीं आप लेकर आओ जिससे सबको उनकी ब्लेसिंग मिल सके, सबको भी कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी आ सके उनकी लाइफ में, ऑल्सो इम्प्रूव हो सके कंट्री की इकोनॉमी। ठीक है, ये सब बातें बोली। अब देखो इसी की एक तरीके से इसी का हमें एक देखने को मिल रहा है एक एस्पेक्ट कि जो और सब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अगेंस्ट आ रही हैं इसके एंड कह रही हैं कि इलेक्शन के पास ही ऐसी ऐसी बातें हर पार्टी को करनी होती है, या फिर इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वो वॉयलेट कर रहे हैं सेकुलर एस्पेक्ट को ऑफ इंडिया, जहाँ पर हम हर रिलीजन को मानते हैं एंड वी आर वेरी रिलीजियस न्यूट्रल। अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ज़्यादा उसका मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। एंड बीजेपी भी इनको एक्यूज कर रही है कि ये जो हिंदू लव है ये अभी तभी जागरूक होता है जब असेंबली इलेक्शन पास आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी चल रही है, दो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, बट देखो चल क्या रहा है इस समय न्यूज़ में ये भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए, इसलिए हमने इसको कवर कर लिया। पेज नंबर 4 पर आर्टिकल देखिए, RML डॉक्टर लॉन्च कैंपेन अगेंस्ट द स्टेरॉइड अब्यूज। अब देखिए डॉक्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है, ठीक है, उसके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक यूनिक कैंपेन स्टार्ट करी है जिससे वो क्या कर सके, अवेयरनेस फैला सके, किस चीज़ के लिए, स्टेरॉइड के अब्यूज़ के लिए। अब होता क्या है, बीच में जब कोविड-19 का टाइम चल रहा था, हेल्थ की जब ज़्यादा बातचीत हो रही थी, हेल्थ रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ एंड ऑल आ रहे थे, आपने उस समय पढ़ा होगा कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं रिकवर किया जा सके। दो ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को, बट कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इम्यूनिटी डेवलप की जा सके किसी इंसान में, या फिर उनको कहीं ना कहीं फिर से जैसे कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा एक तरीके से वीक हो जाती है बॉडी, तो उसको फिर से ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें देखने को मिला कि विद टाइम इसका अब्यूज स्टार्ट हो गया एंड इसकी वजह से स्किल एलिमेंट स्टार्ट हो गए। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कैंपेन लाया जा रहा है। ये जो कैंपेन है ये एम करता है कि ये स्टॉप करेगा abuse which is resulting in patients later requiring aggressive treatment and a longer time to recover। अब देखो होता क्या है, पेशेंट पहले तो मानते नहीं है बट उसके बाद उन्हें रेपरकेशन देखनी पड़ती है, नेगेटिव्स देखने पड़ते हैं, लॉन्गर टाइम लग जाता है उन्हें ठीक होने में, या फिर रिकवर होने में भी लॉन्गर टाइम लग जाता है। ऑल्सो एग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए वो डिमांड करने लग जाते हैं कि बस हमें ठीक कर दो। तो स्टेरॉइड्स का जो एब्यूज़ है वो पेशेंट्स को बीमार कर रहा है, उनको और भी ज़्यादा परेशान कर रहा है। लेंदी ट्रीटमेंट उसके बाद रेक्टिफाई करने के लिए उनको करना पड़ता है, साइड इफेक्ट जो बॉडी के अंदर आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। ठीक है, तो इन सब से लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कैंपेन लाया जा रहा है जिससे ये जो स्टेरॉइड्स का एब्यूज़ है इसको हटाया जा सके। अब देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल उन स्टेरॉइड्स की बात कर रहा है जो कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए, ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए, या फिर कोविड-19 के टाइम पर जिसका जिक्र हुआ था, ठीक है, उससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल हमें देखने को मिला है। ऑल्सो लास्ट में ये बोला गया है कि जो स्टीरियड्स क्रीम्स होती हैं शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स। अदरवाइज क्या होगा, जो पेशेंट्स होंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे पर उन्हें नेगेटिव उसके साइड्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसी से रिलेटेड
न्यूज के अंदर बहुत दिनों से चल रहा है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये वो स्टेरॉइड्स हैं जो कि ज़्यादातर आपने देखे होंगे, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जिनको जिम जाने का बहुत शौक होता है, वो ज़्यादातर इसका यूजेज करते हैं। इसको इसलिए कंज्यूम करते हैं जिससे जल्दी से जल्दी उनकी बॉडी बिल्डअप हो सके। बॉलीवुड में भी आपने देखा होगा, आप सोचते होंगे अरे एकदम से 2-3 महीने में कैसे एकदम बॉडी बन गई किसी एक्टर की, है ना? तो वो कैसा होता है, दे बेसिकली कंज्यूम स्टेरॉइड जिससे जल्दी उनकी बॉडी बन सके। तो अब इसके लिए क्या हो रहा है कि वो लोग ज़्यादा स्टेरॉइड्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली लैब मेड वर्जन्स ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन्स। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर मसल मास बढ़ने लग जाता है, नेचुरल हार्मोन डोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ने लग जाती है, जैसे कि फेशियल हेयर बढ़ना, वॉइस बहुत ज़्यादा डीप हो जाना, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसका भी क्योंकि अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अभी क्या हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर, जो नए नए बच्चे हैं, ठीक है, जो कि जिम जाना स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है एकदम से वो बहुत ज़्यादा बल्की बना लें अपनी बॉडी को, वो इन स्टेरॉइड्स का कंजम्पशन स्टार्ट कर देते हैं विदाउट रेफरिंग टू एनी डॉक्टर। एंड उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, है ना। एंड कार्सिनोजेनिक भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है। तो इससे रिलेटेड हमें देखने को मिला है ना। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में भी आपको पता होने चाहिए। वो स्टेरॉइड जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वो हैं जो कि ज़्यादातर जो बॉडी बिल्डर्स एंड ऑल होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, जिससे वो क्या कर सके, अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा बिल्डअप कर सके, मसल मास को बढ़ा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुल्ला परियार पैनल टू रेडी इमरजेंसी एक्शन प्लान। तो केरला गवर्नमेंट जो है उन्होंने कंस्टिट्यूट कर दिया है एक टेक्निकल कमेटी को फॉर प्रिपेयरिंग अ इमरजेंसी एक्शन प्लान, ठीक है। तो इमरजेंसी एक्शन प्लान को लाया जाएगा डाउनस्ट्रीम पार्ट ऑफ द मल्ला पेरियार डैम इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट के लिए। एंड ये इन कॉन्सोनेंस होगा विद द डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021। तो मल्ला पेरियार डैम कहाँ पर है ये आपको याद रखना है, ठीक है, उडुपी डिस्ट्रिक्ट केरला, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड क्या बनाया जा रहा है, इससे रिलेटेड एक इमरजेंसी एक्शन प्लान को लेकर आया जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। कोलोनाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट टुडे। अब देखिए इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि कॉलोनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है हमारे देश ने भी एक लंबा इतिहास देखा है। जब हम ब्रिटिश की एक तरीके से कॉलोनी थे, ब्रिटिश की डोमिनेंस के अंदर थे, हमने वो कार्यकाल देखा है जब कहीं ना कहीं जो भी ब्रिटिश कहते थे वही हम करते थे, है ना। हम उनके कहीं ना कहीं अधीन थे। पर 1947 के अंदर फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिली। अब जब कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं तो देखो कॉलोनाइजेशन भी दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, दैट इज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस। ज़्यादातर क्या होता है, अगर इकोनॉमिकली कोई कंट्री बेटर वर्क कर रही है तो जो उनकी कॉलोनीज के जो लोग होते हैं वो फिर भी थोड़े कंफर्टेबल होते हैं, उनको इतनी दिक्कत फेस करने को नहीं मिलती। पर अगर कोई भी कॉलोनी इकोनॉमिकली अच्छी नहीं चल रही है या इकोनॉमिकली स्लो डाउन देखने को मिल रहा है तो ज़्यादातर जो कॉलोनीज के जो लोग हैं उनको एडवर्स देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जिनकी कॉलोनी है, जैसे कि ब्रिटिशर्स हमारे देश के ऊपर राज कर रहे थे, अगर इकोनॉमिकली उन्हें फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, उनको फोर्स करने की कोशिश करेंगे। तो ये काइंड ऑफ जो फेज़ है जब इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होती एक कॉलोनी, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि कहीं ना कहीं डोमिनेशन के अंदर है। और देखो ये तो हमने हमारे देश के अंदर भी देखा। इसके अलावा एक और जो मूड है, मूड स्विंगर है या फिर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कॉलोनाइजेशन, वो है पॉलिटिक्स, ठीक है। कि पॉलिटिक्स के अंदर क्या चल रहा है, क्या एक तरीके से फेज ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री के अंदर अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पर कॉलोनियल लेगेसी आ पाए। क्यों? क्योंकि देखो मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, इसका मतलब ये है कि सब अपनी होड़ में लगे हुए हैं एंड कहीं ना कहीं सबको एक सत्ता की भूख है, ठीक है, सबको पार्टी में आना है, जोड़ तोड़ कर भी कुछ भी करके वो बस अपनी पार्टी को फॉर्म कर देंगे। पर पार्टी को फॉर्म करेंगे वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, इसलिए क्या होगा कि जो कॉलोनियल जो रूल है वो फिर से स्टैब्लिश हो सकता है। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात बताया गया है कि इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल रीजन, ये दोनों बहुत बड़े रीजंस हैं कॉलोनाइजेशन को कार्व करने के लिए। एंड यहाँ पर ये बताया गया कि जब हम हिस्ट्री में देखते हैं किसी भी कंट्री का, चाहे हम हमारी कंट्री का ही कॉलोनाइजेशन का फेज देखते हैं या फिर हम ब्रिटिश के अंदर जो कार्यकाल में रहे, ठीक है, तो उसको जब हम फेस को देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे हम धीरे धीरे आगे डेवलप किए, कैसे हमने हमारी फ्रीडम के लिए डिमांड किया, अपने राइट्स के लिए डिमांड किया, कैसे सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था पर विद टाइम छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन के थ्रू हमने इंडिपेंडेंस को हासिल कर लिया। तो डी कॉलोनाइजेशन रिसीव्ड अ मेजर
ऑफिशियल पुश इन द सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज आफ्टर दे अटेन द फ्रीडम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है एजुकेशन का। अभी क्या है, हमें पता है कि हर दिन लगभग आर्टिकल आ रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग। ऑल्सो जो सरकार है वो क्या कर रही है, वो ये कह रही है कि हम हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करेंगे, हम रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो एजुकेशन है वो भी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल हो, हिंदी में अवेलेबल हो। एमबीबीएस का भी हमें देखने को मिला कि फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदी के अंदर अवेलेबल हुआ। ठीक है, पूरा जो बुक्स हैं। अब इसी के बाद यहाँ पर एजुकेशन की भी बात आ जाती है कि क्या जो कॉलोनियल एजुकेशन चल रही है, जो इंग्लिश का इस्तेमाल चल रहा है, क्या वो ठीक है। अभी क्या हुआ, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें पता है कि इंग्लिश काफ़ी एक एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे देश के अंदर ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं कहते हैं, है ना। हिंदी तो दो बोलते ही हैं, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज जो बात करते ही हैं। पर इंग्लिश भी ऐसा है कि क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिलता है कि एजुकेशन भी इंग्लिश में ही हो रही है। ठीक है, तो इंग्लिश को हम कंप्लीटली निग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड दिस इज अ प्राइम रीजन वाई डी कॉलोनाइजेशन रिमेन्स सो एल्यूसिव। ठीक है, कि हम कुछ जगहों से उसको नहीं हटा सकते। जैसे कि अगर हम एजुकेशन की बात करें, ठीक है, तो उसको सिंगल कलर में कहीं ना कहीं लेकर आ जाना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म ने भी कहीं ना कहीं पिकअप किया है इंग्लिश को एज अ डी कॉलोनाइजेशन प्लान। ऑल्सो जब हम ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड द इंग्लिश एजुकेशन एंड कहा कि इंग्लिश एजुकेशन की मदद से कहीं ना कहीं हम डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा है लोअर अगेंस्ट कास्ट के अगेंस्ट, उसको कहीं ना कहीं हम एलिमिनेट कर पाएंगे। तो हम ऐसा नहीं है कि कॉलोनाइजेशन की हर एस्पेक्ट को हटा सकते हैं। फैक्ट ये कि अगर हमने एक हिस्ट्री देखी है कॉलोनाइजेशन की, अगर हम ब्रिटिशर्स के अधीन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको कम्प्लीटली बैनिश ऑफ कर देंगे या कम्प्लीटली हटा देंगे। दो हमारी सरकार जो अभी की है, ठीक है, अभी का जो इंडिपेंडेंस डे हुआ था 15 अगस्त को, उस टाइम पर भी नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी कि हमें जो हमारा जो कॉलोनाइज्ड जो माइंडसेट है उसको हटाना है ना। एंड राजपथ का भी नाम कर्तव्य पथ अब कर दिया है। तो ये चेंजेस हाँ मैटर करते हैं, पर हम इस चीज को फॉरगेट नहीं कर सकते दैट वी हैव सीन अ कॉलोनियल फेज। तो इट इज नेवर अ गुड आइडिया टू फाइट विद द पास्ट नो मैटर हाउ ओल्ड इट इज। मेच्योरिटी यही है कि हम उसके साथ साथ चलें, ना कि ये कि हम बस उसको भूल जाएं, वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। क्योंकि वी हैव सीन अ लॉन्ग फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। एंड अगर हम इसको देखते हैं तो हम क्यूरियोसिटी से इसको पढ़े, अपनी गलतियों से सीखें, कहाँ पर हमारा हार्म हुआ है, कहाँ पर हमें वर्क करना है। ठीक है, इस चीज़ के लिए आप ध्यान से देखें, कॉलोनाइजेशन के जो फेज़ है उसको स्टडी करें। ठीक है, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो उससे हमारे देश को फ़ायदा होगा। तो आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था। दो आर्टिकल के अंदर एकेडमिक सब्सटेंस से रिलेटेड ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली कुछ आया, पर समझने वाली बहुत सारी बातें थी कि कॉलोनाइजेशन कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे देश के ऊपर, कैसे उसने इम्पैक्ट किया है। एंड ऑल्सो हमने अगर ऐसा कोई अपना पास्ट देखा है तो जस्ट उसको फॉरगेट कर जाना इज नॉट ईजी फॉर अस, एंड हमारे लिए बेनिफिशियल भी नहीं रहेगा। हमें हमेशा उसको याद रखना है, पर उससे आगे मूव ऑन करना है। याद रखेंगे तभी जो पुरानी गलतियां हमने करी है उसको वापस से हम नहीं दोहराएंगे। ठीक है, आपने वो वाली तो एक स्टोरी सुनी होगी, वो एक खरगोश की और एक कछुए की। और ऐसा कहते हैं कि जो खरगोश था वो सो गया था इसलिए कछुआ जीत गया, कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। पर पूरी कहानी ये है कि फिर से उनकी रेस होती है। एंड इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, जो कछुआ होता है वो सो जाता है, वो कहता है यार मैं पहले में जीत गया, मैं दूसरे में भी जीत जाऊंगा। पर खरगोश इस बारी अपनी गलतियों से सीख जाता है और वो तेजी से भागकर रेस को जीत लेता है। तो लाइफ में अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि ये कि हम फिर से उन्हीं गलतियों को दोहराने बैठ जाए। चलिए यहाँ पर एक आर्टिकल देखिए, एन अनकाइंड हाइक। अब देखिए आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा था, पर आर्टिकल में कुछ भी आपके लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था जितना हम अभी कवर करने वाले हैं। कि अभी क्योंकि हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जो कि कंफर्टेबल रेट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बताई थी उससे ज्यादा है। ठीक है, उन्होंने कितना बताया था उर्जित पटेल कमेटी ने, कि 2% से 6% के बीच में रहना चाहिए, यानी 4% का +2% या फिर -2%, इसके बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। पर अभी हमें हमारे देश के अंदर 7% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसी के चलते इंक्रीज कर दिया है रिटर्न ऑन दी हैंडफुल ऑफ स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कितना हो गया है, 0.1 से 0.3 परसेंटेज पॉइंट्स वो हो गया। एंड ये क्यों हुआ है, इन्फ्लेशन के चलते। बस आपको यही पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल देखते हैं, फिनेंस मिनिस्टर्स कॉल्ड फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया कि हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने रिसेंटली अभी ये बात कही थी
कि अभी ये सही टाइम है कि इंडिया का बेसिकली इंडिया को जगना होगा, नहीं तो इंडिया जो है वो मिस कर देगी अपनी बस को, या फिर और सब लोग जैसे चल रहे हैं ठीक है उनसे कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। तो ये उन्होंने तब बात करी थी जब वो इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे थे, एंड बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उन्होंने जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कहा कि आप लॉर्ड हनुमान जैसे हो, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे वैसे ही आप अपनी शक्तियों को भूल गए हो, एंड आपको याद दिलाना होगा हम सबको कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो, आप हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग बना सकते हो, आप हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देते हो। अभी निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको क्या करना चाहिए, इनको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। पर देखो फैक्ट बात ये है कि जब तक प्राइवेट कंपनीज को फायदा नहीं दिखेगा, प्रॉफिट नहीं दिखेगा अपना, कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में उससे अच्छा खासा पैसा आ रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो उसको नहीं करेंगे। तो मेन बात यही है। तो अगर सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े तो उसके रिगार्डिंग सरकार को भी स्टेप्स लेने होंगे, सरकार को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ध्यान देना होगा। इसी से रिलेटेड पूरे आर्टिकल के अंदर बातचीत हुई है। ऑल्सो कुछ डेटा बताया गया कि पहले क्या था, प्री पैंडेमिक लेवल क्या था, अभी पैंडेमिक में हमें क्या सिचुएशन देखने को मिली, एंड अभी क्या सिचुएशन है। आईआईपी की अगर हम बात करते हैं तो आईआईपी में भी हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि सीईओ ऑफ आर्था ग्लोबल ने कहा है ये चीज़ कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी वीक हो गई है अगर हम डिकेड वाइज देखें, इन 10 सालों में देखें पिछले। एंड इफ वी लुक एट द ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ राइट नाउ, देयर आर एम्बर लाइट्स फ्लैशिंग, द एक्सपोर्ट स्टोरी विल बी अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्लो डाउन। अब देखिए यहाँ पर रीजन बताए गए। अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से हम अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा पा रहे। गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू सपोर्ट डोमेस्टिक डिमांड वुड ऑल्सो बी लिमिटेड एज द फिजिकल डेफिसिट कम्स आउट। अब देखो फिजिकल डेफिसिट का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर के शेप्ड रिकवरी हमने कहीं ना कहीं देखी है। प्राइवेट कंजप्शन जो है वो भी इतना ज़्यादा एकदम से नहीं बढ़ पाया, कुछ कुछ सेक्टर्स में तो बढ़ा है पर हर सेक्टर में यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ पाया। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि हमें देखने को मिला है कि वीक कहीं ना कहीं सेक्टोरल वाइज इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर रही है। अब एक आर्टिकल आया था द हिंदू के अंदर, पालाप्रे बालाकृष्णन ने इस चीज के अंदर आर्ग्यू किया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को बढ़ाना होगा। ये एक प्रीडिसेसर है या फिर प्रीकर्सर है टू द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तभी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगी, वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक स्पेंडिंग को देखकर प्राइवेट स्पेंडिंग को बढ़ाएंगी। तो while the government intend to spread aggressively on infrastructure in its budget for this fiscal is encouraging, पर इन्हें पहले ही ये चीज कर देनी चाहिए थी। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी सरकार क्या कर रही है, अभी सरकार ये कह रही है कि नहीं हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देंगे, बजट के अंदर भी बताया गया था, है ना। पर अगर ये पहले ही इस चीज को ले आते तो पहले ही हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते, एंड फोकस और भी ज्यादा प्रायोरिटी वाइज यहाँ पर हो पाता। इन्वेस्टमेंट बट बी मेड इन प्रोडक्टिविटी इनहेंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड उसके बाद यहाँ पर ये कहा है कि इन्फ्लेशन कुड डीरेल द बेस्ट डिजाइंड पब्लिक स्पेंडिंग। ठीक है, दो बेसिकली यहाँ पर बात कही गई है। देखो पहली बात तो ये कही गई है कि इन्वेस्टमेंट उन जगहों पर होना चाहिए जहां पर ये अश्योरिटी हो कि हाँ इससे हमें प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, इससे हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एंड दूसरी बात ये है कि अगर हम सब कुछ सोच समझकर कैलकुलेटिवली भी कर रहे हैं तो अगर हमारे देश की इन्फ्लेशन की हालत यही रही, महंगाई इसी दर पर रही, इन्फ्लेशन इसी दर पर रही, तो जो हम बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं डिरेल हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में चला जाएगा। तो दोनों ही बातों का ध्यान रखना है। फूड इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग आया है। पेज नंबर 11 पर मूव ऑन करते हैं। नो साइड शुड रिसोर्ट टू न्यूक्लियर ऑप्शन, राजनाथ टेल्स शोगु। अब देखिए यहाँ पर रशियन डिफेंस मिनिस्टर जो है सर्गी शोगु, उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से डायलॉग हुआ विद इंडियन काउंटर पर राजनाथ सिंह जी। एंड यहाँ पर इन्होंने बात करी अबाउट द इवॉल्विंग सिचुएशन इन द यूक्रेन। तो यहीं पर रशिया ने ये चीज बताया कि यूक्रेन क्या कर रहा है, डर्टी बॉम्ब को डेवलप कर रहा है। अब देखो प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डर्टी बॉम्ब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एक आर्टिकल उससे रिलेटेड आया, उसको हम वहां पर कवर करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। यहाँ पर ये कहा गया है बेसिकली राजनाथ सिंह जी ने कहा है इसी के रिगार्डिंग
कि इंडिया जो है अभी भी वो अपनी पोजीशन के ऊपर अड़ी हुई है कि हमें क्या चाहिए, हमें डायलॉग चाहिए, हमें डिप्लोमेसी चाहिए। एंड डायलॉग एंड डिप्लोमेसी अगर वर्ल्ड में होगी या फिर रशिया यूक्रेन के बीच में होगी तो कॉन्फ्लिक्ट उनकी सुलझ सकती है। ये कॉन्फ्लिक्ट किसी भी हाल में वेपन्स के थ्रू, ड्रिल्स के थ्रू, लड़ाई झगड़ों के थ्रू सॉल्व नहीं होगी। ना ही न्यूक्लियर ऑप्शन एक बढ़िया ऑप्शन है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एंड इसी को यहाँ पर इन्होंने सर्टेनली फिर से कहा। एंड बोथ मिनिस्टर्स एग्रीड कि वो एक दूसरे के साथ टच में रहेंगे एंड एक दूसरे के साथ कॉपरेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये सब यहाँ पर बातचीत हुई है। डर्टी बॉम्ब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम आगे कवर कर लेंगे। अगला आर्टिकल देखते हैं पेज नंबर 12 पर। पीस ट्रांसक्विलिटी एसेंशियल, जयशंकर टेल्स चाइनीज एंड वॉर। अब देखो कल ही हमें एक आर्टिकल देखने को मिला, चाइना के फॉरेन सेक्रेटरी जो कि रिटायर करने वाले थे, उन्होंने ये बात कही कि इंडिया एंड चाइना को अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट देखने चाहिए, लड़ाई झगड़े बंद कर देने चाहिए। नेबरिंग कंट्रीज में तो देखो थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जो रिलेशनशिप है उसको बिटर बना दें। अगर वेस्टर्न पॉलिटिक्स के हिसाब से चलेंगे, वेस्टर्न आइडियोलॉजी के हिसाब से चलेंगे तो हम तो कभी दोस्त हो ही नहीं पाएंगे, हम हमेशा एक दूसरे के लिए थ्रेट रहेंगे, पर हमें ये चीज़ नहीं करनी। अब इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिला है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये चीज़ कहा है कि इंडिया एंड चाइना का रिलेशन 3 चीज़ों पर चलता है, रिस्पेक्ट, सेंसिटिविटी एंड इंटरेस्ट। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये जो तीनों म्यूचुअल्स हैं यही कहीं ना कहीं हमारी सिचुएशन को बेटर कर पाएंगे एंड नॉर्मलाइजेशन हो पाएगा इंडिया एंड चाइना का रिलेशनशिप का। अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो दोनों ही कंट्रीज के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि किसी कंट्री के साथ दैट टू जो कि बहुत पास हो, इतनी ज़्यादा एक तरीके से लड़ाई झगड़े हो जाए, इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाए कि उनका ट्रेड डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी अगर ये चीज़ आगे आएगी। एंड शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि समरकंद के अंदर हुई थी, उस टाइम पर भी ऐसा ही कोई स्टेटमेंट हमने दिया था। ठीक है, हम इसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। अब उस टाइम पर क्या हुआ था, हमें म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट देखने को मिल रहा था पेट्रोलिंग पॉइंट PP-15 का इन द गोगरा हॉट स्प्रिंग ऑफ लद्दाख रीजन, है ना। तो एक अच्छा स्टेप था, एक पॉजिटिव स्टेप था जो कि दोनों ही सरकारों ने लिया, जिससे दोनों ही सरकार कहीं ना कहीं क्या हुए, एक तरीके से हमें जो एक टसल है, जो लड़ाई है वो लूजन अप होती हुई नजर आई। बट इट इज जस्ट वन प्रॉब्लम लेस। ठीक है, सिर्फ जो प्रॉब्लम्स का भंडार है दोनों कंट्रीज के बीच में, उनमें से एक प्रॉब्लम लेस हो गई। यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखो रिमेनिंग फ्रिक्शन एरियाज भी हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर, उनके ऊपर ध्यान देना होगा। एंड ऑल्सो इंडिया एंड चाइना को इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा कि गालवान क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम फिर से डेवलप ना हो, या फिर जो भी सैंगपोन लो जो कि पैंगोंग सो, बेसिकली पैंगोंग सो लेक के अंदर जो भी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं लद्दाख के अंदर, वो सब फिर से ओरिजिनेट नहीं हो। तो आर्टिकल इसी के बारे में बात कर रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे देश के हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया एंड चाइना का रिलेशनशिप तभी बेटर हो पाएगा जब हम रिस्पेक्ट रखें दोनों की, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दें, सेंसिटिविटी के ऊपर ध्यान दें, ऑल्सो इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान दें। छोटा सा आर्टिकल देखने को मिला अगला, गोल्ड मेकओवर ऑफ केदारनाथ टेम्पल सैंक्टम कंप्लीटेड। ठीक है, तो गोल्ड मेकओवर दे दिया है केदारनाथ को, इसी के रिलेटेड आर्टिकल हमें देखने को मिला। आगे बात करते हैं पेज नंबर 12 की। GIEC गिव्स इट्स नॉट फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ GM मस्टर्ड येट अगेन। अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है GIEC, उसने बेसिकली फिर से अप्रूवल दे दिया है GM मस्टर्ड को कमर्शियल यूज के लिए। एंड ये जो है GIEC ये फंक्शन करती है अंडर द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। एंड इन्होंने फिर से क्लियर कर दिया इस पर्टिकुलर प्रपोजल को। अब देखिए 2017 के अंदर भी इन्होंने सेम प्रपोजल को एक तरीके से थम्स अप दे दिया था, पर मिनिस्ट्री ने इसे वीटो कर दिया था एंड सजेस्ट किया था पैनल को कि आप क्या करो और भी स्टडी करो GM क्रॉप के ऊपर, एंड उसके बाद हमें बताओ कि इसके क्या नेगेटिव्स हैं क्या पॉजिटिव्स हैं। ठीक है, अभी हम इसको कमर्शियली इस्तेमाल में नहीं ले रहे। तो ये ओवरऑल देखने को मिला था, बट अब फिर से GIEC ने एक तरीके से अपना नॉट दे दिया है, हामी दे दी है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए फॉर GM मस्टर्ड येट अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि देखो अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हमारे देश के अंदर सिर्फ एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक है पर्टिकुलर स्पीशी है, ठीक है, जिसका हम एक तरीके से यूज करते हैं कमर्शियली, दैट इज द GM कॉटन। ठीक है, उसके अलावा किसी का को भी एक तरीके से अलाउ नहीं किया गया। अब देखिए जब आर्टिकल में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। तो GM क्रॉप्स जो हैं ये वो प्लांट्स हैं दैट आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एंड इनका जो DNA है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू।
एंड इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि उनके अंदर न्यू गुड ट्रेड्स आ जाए। अगर कोई भी पेस्ट है, कोई डिजीज है, कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उससे वो अच्छे से लड़ सके, झगड़ सके, एंड उनका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल भी रिच हो जाए, ठीक है, एंड ऑल्सो उनको कोई पेस्ट अटैक ना कर सके। तो इसीलिए उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है जिससे वो सही से उग जाए, उन्होंने कोई हार्म भी ना हो। एंड अगर हम नॉन फ्रूट क्रॉप की बात करते हैं तो इसके अंदर फार्मास्यूटिकल एजेंट्स के लिए, बायोफ्यूल के लिए, ठीक है, इनके लिए जो उगाए जाते हैं उनके अंदर भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये आपको मीनिंग पता होना चाहिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन का। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या सोच कर जीएम क्रॉप को किसी को भी डेवलप किया जाता है। पहला तो ये है कि बेटर पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस इसके थ्रू हो सकती है ना। उसके बाद देखिए टॉलरेंस ज़्यादा हो पाता है स्ट्रेस का, ड्रॉट ज़्यादा अगर बारिश आ गई, ठीक है, इन सब से कहीं ना कहीं झगड़ सकती है, जो पर्टिकुलर क्रॉप है उससे बाहर निकल सकती है। हाई हील्ड देखने को मिलती है, ग्रोथ फास्टर होती है, कल्टीवेशन जल्दी हो जाता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट इसके अंदर रहते हैं, एंड मेडिसिन एंड अदर वैक्सीन भी इससे डेवलप हो सकती हैं अगर जीएम क्रॉप ढंग से चलती है। एंड दे आर रेजिस्टेंट टू स्पेसिफिक हर्बिसाइड्स ऑल्सो, जो कि उनको बेनिफिट करेगा। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं। वेरे जब हम इनके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो इट कैन कॉज अनप्रिडिक्टेबल साइड इफेक्ट्स, ठीक है, इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग होती है। फिर उसके बाद इकोलॉजिकल डैमेज होता है इसकी वजह से। फिर उसके बाद ओवर यूज ऑफ हर्बिसाइड स्टार्ट हो जाता है इनकी वजह से। एवरी पुअर फार्मर के लिए ये एसेसिबल नहीं है, एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू भी सामने आ जाता है। ऑल्सो देखो एथिकल कॉन्फ्लिक्ट भी कहीं ना कहीं सामने आ जाती है जब जीएम क्रॉप्स की बात होती है, ठीक है। लोग कहीं ना कहीं कुछ कुछ सामने आ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप हमें कुछ भी खिला रहे हो, कुछ भी जेनेटिकली मॉडिफाई करके आप हमें खिला रहे हो, ये आप कैसे कर सकते हो, है ना। ये तो ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। तो एथिकल कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आ जाता है। तो ये कुछ इसके नेगेटिव्स हैं। जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कैश क्रॉप की बात करते हैं जो कि कमर्शियल कल्टीवेशन के अंदर है हमारे देश के अंदर, दैट इज ओनली कॉटन। अगर अभी मिनिस्ट्री हामी दे देती है तो मस्टर्ड भी कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो उसके बाद दो हमें कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए जीएम क्रॉप आती हुई नजर आएंगी। पेज नंबर 14 पर देखिए, साइंस मस्ट बिकम द प्रायोरिटी ऑफ स्पेस मिशन, वी नीड मोर मनी फॉर इट। यहाँ पर जो सोमनाथ हैं, चेयरमैन ऑफ इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एस सोमनाथ, इन्होंने ये कहा है कि साइंटिफिक मिशन के अंदर हमें और भी ज़्यादा एक तरीके से फिजिकल स्टिमुलस को लेकर आना होगा, लोगों को एनकरेज करना होगा। एंड LVM-3 लॉन्च व्हीकल सक्सेसफुली उसने प्लेस कर दिया 36 सैटेलाइट्स को जो कि प्राइवेटली ओन थे, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कर दिया। पर चंद्रयान 3 जो मिशन है वो हमें जून 2023 के अंदर आता हुआ नजर आएगा। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा कि क्या कमर्शियल लॉन्चेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसरो के लिए एज कम्पेयर टू साइंटिफिक मिशन। तो यहाँ पर एस सोमनाथ जी ने कहा कि अगर डिमांड होती है तो हम उसी को फुलफिल करते हैं। अभी साइंस का क्या है कि साइंस हमारी प्रायोरिटी अभी तक नहीं रही है, इसलिए हम ज़्यादातर एक तरीके से कमर्शियली इन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि किसी और की सैटेलाइट हमने ऊपर पहुंचा दी, उनकी मदद कर दी, है ना। पर साइंस के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा, उसको हमें हमारी प्रायोरिटी बनाना होगा। एंड लिमिटेड बजट जो है उसको हमें थोड़ा सा एक्सपैंड करना होगा, साइंटिफिक मिशंस के अंदर पैसा लगाना होगा। स्पेस पॉलिसी की जब बात करी गई कि स्पेस पॉलिसी कब तक आएगी हमारे देश के अंदर, एंड ऑल्सो NSIL के बारे में यहाँ पर एक तरीके से क्लैरिटी लाने की बात करी गई, तो इन्होंने इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन दिया। NSIL का क्या मतलब है? NSIL का मतलब है ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है एंड कमर्शियल आर्म है इसरो का, ठीक है, इसको रिसेंटली फॉर्म किया गया था। अब इससे रिलेटेड इन्होंने आंसर दिया है कि पॉलिसी जो है दे आर ओनली बेसिकली आउट ऑफ द इंटेंट एंड दैट इज टू हैव मोर गवर्नमेंट एंटिटीज एंटर द स्पेस सेक्टर। मेन थॉट यही है इन पॉलिसी को लाने का कि ये जो स्पेस सेक्टर है ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। अगर प्राइवेट लोग इसके अंदर आना चाहते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आना चाहती है और सब माइंड इसके अंदर वर्क करना चाहते हैं तो क्यों नहीं करें। तो इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बातचीत करी। उसके बाद इनसे पूछा गया कि क्या इसरो नासा जैसा है, क्या इसरो नासा बन सकता है। तो इन्होंने कहा कि नासा नेशनल स्पेस एजेंसी है यूएस की एंड उसी के रिगार्डिंग वो काम करती है, वेयर एज इसरो हमारी देश की नेशनल स्पेस एजेंसी है। अगर हम हमारी देश की नेशनल स्पेस एजेंसी की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूएस, क्योंकि उनके पास डेवलप्ड इंडस्ट्री है, वेयर एज हमारे पास डेवलप्ड इंडस्ट्री नहीं है। हम इंडिपेंडेंटली अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, जैसे कि स्पेस लॉन्चेस, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग,
है ना, हमें इसके लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देखना होगा। एंड स्पेस के रिगार्डिंग हमें ज़्यादा एक तरीके से फिजिकल स्टिमुलस को लेकर आना होगा, स्पेस को प्रायोरिटी बनाना होगा, स्पेस मिशंस को प्रायोरिटी बनाना होगा। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो इसरो के रिगार्डिंग है कि इसरो ने कहा है कि हमें बूस्ट करना है नाविक को एंड वाइडर करना है यूजर बेस को ऑफ लोकेशन सिस्टम। अब देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है कि वो इम्प्रूव कर सके नाविक को। एंड नाविक क्या है बेसिकली, जैसे कि हमें यूएस का जीपीएस देखने को मिलता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैसे इंडिया का नाविक है ना। पर क्या हो रहा है कि हमारे देश के अंदर अभी भी जीपीएस वाइडली इस्तेमाल किया जाता है, नाविक वाइडली इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एंड नाविक का फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन एंड इंडियन कॉन्स्टिलेशन, या फिर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS इसका नेम है। इट इज अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स, ठीक है। इसके अंदर 7 सैटेलाइट्स हैं, ऐसे करके 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके 7 सैटेलाइट्स हैं। एंड ये जो 7 सैटेलाइट्स हैं ये कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर यहाँ पर मदद करती हैं। वेर एज अगर हम जैसे हम हमारी इंडिया की बात कर रहे हैं, वी हैव IRNSS या फिर नाविक। ऐसे ही जब हम रशिया की बात करते हैं, रशिया के अंदर है ग्लैनोस। यूरोप की बात करते हैं, दे हैव गलीलियो, इसका वो इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे देश का ये जो नाविक है एंड इट इज अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ मेनलैंड इंडिया एंड विद इन 1500 किलोमीटर अराउंड अर्थ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वाइड इसका एक तरीके से रेगुलर यूजेज भी हो सकता है, बट अभी इसका रेगुलर यूजेज नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल फोन्स हैं दे हैव नॉट बीन मोर, एक तरीके से दे हैव नॉट बीन मेड कंपैटिबल विद द प्रोसेस, basically they are not compatible with the process, basically to process the signals, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग वो अभी भी इतने ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है, नाविक के रिगार्डिंग वो कंपैटिबल नहीं है। एस सोमनाथ ने यहाँ पर एक और चीज़ कही कि अगर हम L1 बैंड को नाविक के अंदर इंक्लूड कर देंगे तो वो एक मेजर चेंज होगा, उससे हमें बेनिफिट आता हुआ नजर आएगा। एंड इसकी वजह से जीपीएस की कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी लेवल पर आ पाएंगे। एंड ये भी है कि हम ज़्यादा वाइडर रूप में वर्क कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर पाएंगे, सिविलियन सेक्टर के अंदर भी कहीं ना कहीं हम पेनिट्रेट कर पाएंगे। अभी क्या है कि हमें शॉर्ट कोड ये देखने को मिलता है, हमें आगे ये लॉन्ग कोड भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बातचीत करी जा रही है कि क्या करो, नाविक को बूस्ट करो, जिससे लोगों को पता चल सके कि जीपीएस नहीं, वो नाविक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो उसको एक तरह से केपेबल बनाने की बात करी जा रही है। अगला देखिए नेविगेशन, बेसिकली यहाँ पर हम एक बारी और नाविक को देख लेते हैं। जब हम नाविक की बात करते हैं, दैट इज नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, एंड ये जो है इट इज डेवलप्ड बाय इसरो। IRNSS की बात करते हैं, इसके अंदर 7 सैटेलाइट्स हैं, 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर है, वेर एज 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि रिलायबल पोजीशन कहीं ना कहीं बता जा सके, लोगों की, जगह की, लोकेशन की, नेविगेशन को लेकर आया जा सके, टाइमिंग सर्विसेज ओवर इंडिया को लेकर आया जा सके, एंड इट वर्क्स जस्ट लाइक द एस्टैब्लिश्ड एंड पॉपुलर यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पर लिमिट इसकी 1500 किलोमीटर की है, लिमिट जरूर याद रखना। IRNSS के बारे में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा PDF फॉर्म में। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 7 हैं, 3 जियो स्टेशनरी के अंदर हैं, 4 जियो सिंक्रोनस के अंदर है। अब देखो जब हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करते हैं तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो एक तरीके से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की ही सेम कैटेगरी में आती है, पर थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पार्क्ड है ओवर द इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर ही कहीं ना कहीं वो मूव करती रहती है, उसी के अकॉर्डिंगली वो मूव करती रहती है। एंड दिस वन स्पेशल क्वालिटी मेक इट यूनिक फ्रॉम द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट जैसे कि गियोस एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, क्योंकि ये कांस्टेंट व्यू में एक तरीके से हम इसको देख सकते हैं या फिर सेम एरिया पर ये रहती है। वेरे जब हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करते हैं, ये इसलिए डिफरेंस है क्योंकि ये रोटेशन ऑफ द अर्थ के साथ साथ चलती है। द अर्थ टेक्स ऑलमोस्ट, जब हम बात करते हैं 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकेंड्स, ठीक है, विच इज द सेम एज सैटेलाइट इन अ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। तो उसी के साथ साथ चलती है, अर्थ की रोटेशन के साथ साथ ये चलती है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ऐसे करके 7 सैटेलाइट हैं
जो कि मिलकर यहाँ पर मदद करेंगी कि नेविगेशन अच्छे से हो सके, पोजिशनिंग अच्छे से हो सके। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 15 पर आर्टिकल आया, एमिड क्लेम्स ऑफ डर्टी बॉम्ब पुतिन सर्वेस न्यूक्लियर ड्रिल। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने बात करी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि यूक्रेन क्या कर रहा है, डर्टी बॉम्ब हमारे रिगार्डिंग फॉर्म कर रहा है, हमारे अगेंस्ट फॉर्म कर रहा है। अब देखिए आर्टिकल में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, आपके लिए ये सब बातें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डर्टी बॉम्ब होता क्या। तो डर्टी बॉम्ब की अगर हम बात करते हैं, डर्टी बॉम्ब कंबाइन करता है रेडियो एक्टिव मटीरियल को विद दी एक्सप्लोसिव्स, एंड इसका मेन एम क्या है कि ये हार्म पहुंचा सके, रेडियो एक्टिव मटीरियल को स्प्रेड कर सके लोगों के बीच में, एंड इसकी वजह से वो ए पर्टिकुलर एरिया कंटेमिनेट हो जाए, खराब हो जाए, एंड ऑल्सो पॉइजन फैल जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो बेसिकली स्लो डेथ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं पर्टिकुलर डर्टी बॉम्ब्स। ये इसलिए डिफरेंट है न्यूक्लियर बॉम्ब से, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब यूटिलाइज करते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल को, जैसे वो एक्सप्लोजन कर सके, धमाका कर सके, एंड उसके बाद हमें क्या देखने को मिले, नुकसान देखने को मिले दूसरे की लैंड का। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एम ये है कि स्प्रेड किया जाए रेडियो एक्टिव मटीरियल को, एंड कंटेमिनेट किया जा सके उसके एरिया को, एज वेल एज पॉइजन फैलाया जा सके ह्यूमन बॉडी के अंदर। यहाँ पर कौन कौन से मटीरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, सीजियम 137, RDX जो कि एक एक्सप्लोसिव है, फिर उसके बाद कोबाल्ट 60 हाई एनर्जी गामा एमिटर, इन सब का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, एंड दे आर बेसिकली डिजाइन टू स्प्रेड द टॉक्सिक वेस्ट अमंग द पीपल। एंड ये सबसे बड़ा एक तरीके से खतरा हो सकता है टेररिस्ट वेपन का एक तरीके से, एंड इसकी वजह से बहुत सारी लोगों की जानें जा सकती हैं, एंड ऑल्सो ऐसे भी हो सकता है कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम परमानेंटली आ गई है, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी के अंदर हमें देखने को मिला। जब बॉम्ब अटैक हुआ उसके बाद से अब तक भी हमें कुछ बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन वहाँ की देखने को मिलती है जिनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो डर्टी बॉम्ब के बाद भी ऐसा कुछ एक तरीके से नेगेटिव एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है, एंड इसकी वजह से इकोनॉमिक डैमेज भी बहुत ज़्यादा लेवल पर होता है। अगला देखते हैं, इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वैक्सीन। तो यूएस ने कहा है कि इंडिया मेजर एक्सपोर्टर है वैक्सीन का। इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड करी है कोविड-19 के टाइम पे भी, एंड ये बात काफ़ी एक तारीफ वाली बात है। अगला देखते हैं, ईवी फर्म्स वेट बैटरी स्वैपिंग इम्पैक्ट ऑन इनोवेशन। अब देखिए ये आर्टिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में ये बेसिकली बात कर रहे हैं। तो जब हम इस आर्टिकल की बात करते हैं तो देखो पहले तो आप ये समझो कि कार्बन फुटप्रिंट की जब हम बात करते हैं, तो क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से हमें ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। अब देखिए क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग ही अभी रिसेंटली COP26 हुई थी ग्लासगो के अंदर, जिसके अंदर इंडिया ने ये चीज़ कही थी कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री वेरी सून। अब कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए ऐसा तो नहीं है कि बस हमने सोच लिया और बस हम कार्बन न्यूट्रल बन गए, हमें स्टेप्स भी लेने होंगे। तो स्टेप्स पहले तो ये लिया जाएगा कि जो वेहिकुलर एमिशन होता है उसको कम करो। वेहिकुलर एमिशन का मतलब है कि जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, 4 व्हीलर हो गए या कोई और भी हो गया, उसकी वजह से जो गैसेज एंड ऑल एमिट होती हैं उसको कहा जाता है वेहिकुलर एमिशन। तो इसको अगर कम करना है तो क्या करो, इसको कम करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, ये बेसिक थॉट था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूजेज को बढ़ाने का, उसको और भी ज़्यादा एनकरेज करने का। इससे रिलेटेड देखो सरकार स्कीम भी लेकर आई जिसका नाम है फेम स्कीम, अब तो उसको 2.0 आ रहा है। तो फेम स्कीम भी ये था कि सब्सिडाइज किया जाएगा इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना भी इतना ईजी नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग होनी बहुत ज़रूरी है, एंड चार्जिंग होने में इन्हें 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो 6 से 8 घंटे आप कहाँ रुकोगे, कहाँ नहीं रुकोगे, ऊपर से एकदम से आपकी गाड़ी बंद हो गई, आपको अर्जेंटली जाना है, आप कहाँ 6 घंटे तक वेट करते रहोगे कि जब मेरी बैटरी फुल होगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। उसके बाद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बेटर नहीं है कि हर जगह हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही हो। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है एकदम से जाओ, अभी क्या है पेट्रोल पंप जगह जगह देखने को मिलते हैं, पर नॉट नेसेसरी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप्ड हो। फिर पार्किंग की प्रॉब्लम, पार्किंग की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 6-7 घंटे के लिए अगर एक तरीके से आपको अगर बैटरी को फिर से रिफ्यूल करना है, रिफ्यूल तो क्या आप उसको चार्ज कर रहे हो, तो आपको उसके लिए भी तो प्रॉपर पार्किंग एरिया चाहिए। ऐसे तो पूरा जो पेट्रोल पंप है नॉल है या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर रहे हो वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की खड़ी रहेंगी कि भैया चार्जिंग हो रही है, कुछ नहीं कर सकते, इनको हिला भी नहीं सकते, जगह कम है तो है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि सामने हैं। इसीलिए सरकार ने बैटरी स्वैपिंग की बात करी। बैटरी स्वैपिंग के अंदर क्या है, जो बैटरी किसी पर्टिकुलर व्हीकल की, जैसे कि ये व्हीकल है, ठीक है,
ये पर्टिकुलर व्हीकल है, इसकी बैटरी जो है वो क्या हो गई है, वो हो गई है डिस्चार्ज। तो कोई बात नहीं, एक कंप्लीटली न्यू बैटरी को आप इसके अंदर इंस्टॉल कर दो एंड उसके बाद ये चलने लग जाएगी। इसको कहा जाता है बैटरी स्वैपिंग। दो व्हीलर के लिए भी यहाँ पर इसको लाने की बात करी जा रही है, थ्री व्हीलर के लिए भी यहाँ पर इसको बात लाने की कही जा रही है। पर देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसको लाने के लिए भी स्टैंडर्डाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है। स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ऐसे नहीं पर्टिकुलर कार के अंदर दूसरी बैटरी लगी हुई है, दूसरी कार के अंदर कोई और बैटरी लगी हुई है, बैटरी भी तो सेम होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, वैसे ही कार के अंदर भी फैसिलिटी उसके रिगार्डिंग होनी चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तो स्वैपिंग पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। एंड देखो अगर ये कैसे भी सक्सेसफुल हो जाती है, स्वैपिंग स्टेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, स्वैपिंग फैसिलिटी बहुत अच्छे तरीके से वर्क होने लग जाती है, तो इससे क्या होगा, हमें बेनिफिट ओवरऑल देखने को मिलेगा। स्पेशली जो ई कॉमर्स डिलीवरी एजेंट हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि वो सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाएंगे। एंड ऑल्सो अगर उनकी बैटरी ख़त्म भी हो गई, कोई बात नहीं, बैटरी फिर से कोई और स्वैप कर लो। तो बैटरी स्वैपिंग टेक्स अराउंड अ मिनट, इसलिए भी ये काफ़ी काम की चीज़ है। नहीं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो ये है, अगर आप बैटरी चार्ज करने बैठ गए 6-7 घंटे लग जाएंगे, पता चले कि जहाँ आपको जाना था आप अगले दिन उससे पहुँच रहे हो। ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। तो आर्टिकल इसी के बारे में बात कर रहा है, ईवी फर्म्स के बारे में बात कर रहा है, बैटरी स्वैपिंग का क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में बात कर रहा है। हमने यहाँ पे देख लिया क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव हैं, है ना, क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने, ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब देखो पॉजिटिव्स एक बारी और देख लेते हैं। पॉजिटिव्स इसके क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल के, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज जो हमें देखने को मिल रहा है मैसिव अमाउंट में, उसको हम थोड़ा सा कर्व कर पाएंगे, उसको हटा पाएंगे। फिर क्लीन एंड लो कार्बन एनर्जी का सोर्स कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो बेनिफिट मिलेगा। एनर्जी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं हम लेकर आ पाएंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है, उसकी डिमांड्स कहीं ना कहीं हम फुलफिल कर पाएंगे। इनोवेशन हमें आता हुआ नजर आएगा। ऑल्सो अगर प्रमोट करेंगे हम ईवीज को तो एम्प्लॉयमेंट का भी ग्रोथ होगा, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी देश के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। आज के द हिंदू में ये सारी खबरें थी, उम्मीद है आपको ईजी लगा होगा, मज़ा आया होगा। आज भाई दूज था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, पर कल से आपको टाइम पर लेक्चर मिल जाएंगे सुबह 9 बजे। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। नीचे मिल जाएगा लाइक का बटन, उसको जरूर दबा के जाना, क्योंकि आपकी लाइक्स को देखकर मिलती है हमें बहुत सारी मोटिवेशन। एंड स्टडी आई को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।